पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युयान और सियाओ के बीच में फाइट शुरू होने वाली थी, तो वो दोनों बैटल अरीना में आ गए होते हैं। तो वहाँ पर आने के बाद सियाओ अपनी एक खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसे उसने पिछले 7 दिनों में सीखा था। उस टेक्निक का नाम 3rd लेवल कॉम्बैट स्किल होता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। कि तब उसकी इतनी खतरनाक टेक्निक देखकर किन्मू के फादर युयान को ये फाइट रोक देने के लिए कहते हैं, लेकिन वो फाइट नहीं रोकता। कि तभी वहाँ पर कोई दूसरा इंसान आता है, जो कि किन्मू के फादर से कहता है, आप यह फाइट नहीं रोक सकते, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उसी आदमी को देखते हैं, जो कि किन्मू के फादर के पास आया होता है, जो कि आकर यहाँ पे उससे कह सके कि मैं आपको ये फाइट बिल्कुल भी नहीं रोकने दूंगा। वो कोई और नहीं बल्कि सियाओ का ही फादर होता है, जिसका नाम लिनवान है। तब यह देखकर किन्मू के फादर उससे कहते हैं, मुझे तो लगता है कि सियाओ बहुत ही ज्यादा डर गया, इसीलिए उसने बचाव में आपको बुला लिया, ताकि अगर वो हारने लगे तो आप उसकी मदद कर दें। तो सच में ये किसी नालायक का काम हो सकता है। तो इस पर सियाओ का फादर कहता है, अरे आप तो बिना वजह सीरियस हो गए, मैं तो यहाँ पर फाइट देखने के लिए आया हूँ। इन जवान लोगों की फाइट में हम बूढ़े लोगों का क्या काम, हमें तो बस यहाँ पे बैठकर फाइट को एंजॉय करना चाहिए, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो यह देखकर किन्मू के फादर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो उससे लड़ने जाते हैं, लेकिन किन्मू उससे रोकते हुए कहती है, अभी तो फाइट स्टार्ट भी नहीं हुई, और जब हम युयान को हारते हुए देखेंगे तब हम कुछ कदम उठाएंगे, इसके पहले फाइट स्टार्ट होने दीजिए। तो उसके फादर मान जाते हैं। तो फिर युयान सियाओ से कहता है, यही तुम्हारी टेक्निक, तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है, जिसकी मदद से तुम मुझे हराने वाले थे। अब यह सुनकर सियाओ कहता है, हराना किसे कहते हैं, मैं तो तुम्हें यहाँ पे जान से मारने वाला हूँ, क्योंकि यही शर्त हमारे बीच लगी थी कि जो हारेगा वो जान से जाएगा। इसके बाद वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और खतरनाक स्लैश अटैक सीधा युयान के ऊपर कर देता है, लेकिन वो आसानी से इस अटैक से बच जाता है। जिसके बाद वो खुद से कहता है, इसकी स्वॉर्ड तो पावरफुल है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं जितना कि दिखाई दे रही थी, इसलिए वो बड़ी आसानी के साथ स्वॉर्ड के सारे अटैक को झेल सकता हूँ। मैं देखता हूँ आखिरकार सियाओ मेरा क्या ही कर लेता है। तब सियाओ उससे कहता है, देखा तुमने मेरी पावर कितनी ज्यादा है, और अगर तुम्हें डर भी लगे तब भी तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, क्योंकि तुमने अगर एक बार बैटल अरीना के अंदर कदम रख दिया तो यहाँ से बाहर सिर्फ तुम्हारी लाश ही जाएगी। तभी यह सुनकर उसे युयान कहता है, तुमने सिर्फ अभी तक अपना ही अटैक किया है, मेरा तो अटैक तुमने देखा ही नहीं है, और पहले से ही कहानियां बनाने लगे। अब रुको, मैं अपनी टेक्निक दिखाता हूँ। तो जिसके बाद अपनी स्वॉर्ड की टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, और उसके बाद एक खतरनाक वाला अटैक सीधा सियाओ के ऊपर कर देता है, जिस अटैक को रोकने में उसे काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। कि तभी यह देखकर बाकी सारे लोग और किन्मू के फादर काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि युयान के पास तो सच में एक और 3rd लेवल की स्किल है, इसके बारे में तो कोई जानता ही नहीं था, और इस 3rd लेवल के टेक्निक के साथ वो तो बड़ी आसानी के साथ सियाओ को टक्कर दे सकता है। तो अब इस फाइट के लिए यह पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा कि कौन इस फाइट को जीतने वाला है। और फिर युयान और सियाओ अभी भी आपस में फाइट किए जा रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहे थे, जिस वजह से कोई भी एक दूसरे को जल्दी हरा नहीं पाता। लेकिन तभी युयान अपने स्वॉर्ड के कई सारे डुप्लीकेट बना लेता है, और उन सभी डुप्लीकेट स्वॉर्ड स्लैश अटैक निकालने लगता है, और सीधा उसे सियाओ की तरफ भेज देता है। और सियाओ को एक नहीं बल्कि कई सारे स्लैश अटैक लगने वाले थे, लेकिन वो इससे बच जाता है, क्योंकि वो सभी स्लैश अटैक पीछे वाले पिलर्स पे लग जाते हैं, जिस वजह से वो पिलर्स चकनाचूर हो जाता है। और इस चीज को देखकर वहाँ पे मौजूद सारे लोग कहते हैं, इतनी खतरनाक फाइट तो इस सिटी में कितने सालों बाद हुई है। वहीं पे सियाओ युयान से कहता है, लगता है मैंने तुम्हें कम समझ लिया, मुझे तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिस पर युयान कहता है, बच्चे अभी तुमने देखा ही कहाँ है, मेरे पास इतनी ज्यादा टेक्निक्स है कि जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। तब यह सुनकर सियाओ कहता है, बस बस बहुत हो गया, मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। जिसके बाद अपनी एक और खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वो अपनी स्वॉर्ड को इतनी ज्यादा बार घुमाना शुरू कर देता है कि वह स्वॉर्ड एक ही बार में हजारों तरीके के कई सारे स्वॉर्ड स्लैश अटैक निकालते हैं। तो यह देखकर युयान को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, और वह खुद से कहता है, ये तो दोबारा एक बच्चों वाली टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड को एक ही हाथ से खुद के भी स्वॉर्ड घुमाना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसके स्वॉर्ड से इतने ज्यादा स्लैश अटैक निकलते हैं कि सियाओ के सारे स्वॉर्ड स्लैश अटैक को बस एक ही सेकंड में खत्म किए जा रहे थे। जिसके बाद युयान अपनी स्वॉर्ड को 3 बहुत ही बड़े और डुप्लीकेट स्वॉर्ड में बदलते हुए उन तीनों से एक खतरनाक स्वॉर्ड स्लैश अटैक सियाओ पे कर देता है, जो कि
की स्वर्ड स्लैश अटैक उसको लग जाता है। फिर वो वहाँ से पीछे खसक जाता है और अब इन दोनों की फाइट इतनी ज्यादा स्वर्ड स्लैश अटैक से हो रही थी कि पूरे बैटल अरीना में इन दोनों के बस इनके स्वर्ड स्लैश अटैक दिखाई दे रहे थे और वो दोनों लगातार एक दूसरे के ऊपर अपने स्वर्ड स्लैश का इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिस वजह से ये पहचान पाना मुश्किल हो रहा था कि किसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है। और यह सब देख बाकी सारे लोग काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। कोई भी एक दूसरे को जरा सा भी नहीं हरा पा रहा है। और वहीं पे किन्मू के फादर भी खुद से कह रहे होते हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फाइट में जुयान को कुछ भी नहीं होगा और वो आसानी से इस सियाओ को हरा देगा। और फिर सियाओ के फादर उससे कहते हैं अगर तुम इस फाइट में हारे तो तुम देख ले, मैं तुम्हें घर से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा और हमारे फैमिली की इज्जत तुम्हारे हाथों में है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए हारना तो बिल्कुल भी नहीं है। और यहीं पर जुयान बिल्कुल भी नहीं थका होता और फिर वो हवा में गोल गोल घूमते हुए दोबारा से स्वर्ड स्लैश अटैक का इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन अब सियाओ की हिम्मत थोड़ी थोड़ी जवाब दे रही थी, इसीलिए वो अटैक करने की बजाय वहाँ से पीछे खसकना शुरू कर देता है ताकि उसे जुयान का अटैक ना लगे। तभी जुयान उसकी तरफ भागते हुए अपनी स्वर्ड से एक खतरनाक अटैक उसके ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से सियाओ वहाँ से दूर खसक जाता है। यह देखकर सियाओ काफी ज्यादा गुस्से में था और वो उससे कहता है बस बहुत हो गया, अब मुझे सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, उसके बगैर मैं तुम्हें शायद नहीं हरा पाऊंगा। ठीक है, तुम्हारे पास जो भी टेक्निक है तुम उसका इस्तेमाल कर लो, क्योंकि तुम मेरे सामने किसी भी मैच के नहीं हो, तुम मेरे सामने मैच के हो ही नहीं, तो मुझे तुमसे डर भी नहीं लगता, बल्कि डरना तुम्हें मुझसे चाहिए। और यह सुनकर सियाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने अंदर से एक स्पिरिट पिल निकाल लेता है जो कि उसके और उसके एंसेस्टर के ब्लड से बनी होती है। तब वो उस पिल को निकालने के बाद उस पिल की सारी पावर अपनी स्वर्ड में लगाना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसकी स्वर्ड पहले से कई ज्यादा पावरफुल बन जाती है। और अब उसी स्वर्ड में अपनी नई सीखी हुई टेक्निक को भी मिला लेता है, जिसके बाद उसकी स्वर्ड एक बहुत ही बड़ी स्वर्ड में बदल जाती है, तो जिसके सामने सियाओ बहुत ही ज्यादा छोटा दिखाई दे रहा था। और अब वो स्वर्ड की मदद से काफी खतरनाक वाला अटैक सीधा युआन के ऊपर करने वाला होता है। लेकिन तब भी युआन कहाँ ही रुकने वाला था, वो भी अपनी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो अपनी स्वर्ड के बल्कि एक नहीं तीन डुप्लीकेट बना लेता है, जो तीनों सियाओ के भी स्वर्ड से काफी ज्यादा बड़े दिखाई दे रहे थे। और अब वो उसकी मदद से जैसे ही सियाओ के स्वर्ड के ऊपर अटैक करता है, सियाओ की स्वर्ड तुरंत ही चकनाचूर हो जाती है। और यह देखकर सियाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही वो अटैक सियाओ को लग भी जाता है, जिस वजह से वो उड़ते हुए बहुत ही दूर जाके गिरता है। और अब उसके अंदर हिम्मत नहीं बची थी कि वो दोबारा खड़े होकर फाइट कर सके। और वहीं पर ये चीज देखकर सारे लोग एकदम हैरान थे कि युआन के पास इतनी खतरनाक स्वर्ड भी मौजूद है। और वहीं पे किन्मू के फादर भी काफी ज्यादा हैरान और खुश होते हैं और उन्हें अब समझ में आता है कि हमारे जितने भी वेपन को पावरफुल बनाने वाला कोई दूसरा इंसान नहीं बल्कि युआन ही था। वो सीक्रेटली हमारी मदद ही कर रहा, नए नए वेपन दिला या फिर हमारे पुराने ही वेपन को पावरफुल बनाकर। युआन तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसे मैंने बहुत ही कमजोर समझा था और इसका सब लोग कितना मजाक उड़ाया करते थे। और युआन सियाओ को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि इस फाइट में यही शर्त लगी थी कि जो हारेगा वही मारा जाएगा। यह देखकर सियाओ एकदम घबरा जाता है और उससे माफी मांगना शुरू कर देता है कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी जान बख्श दो। लेकिन युआन नहीं सुनता और जैसे ही उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करके उसकी जान लेने वाला था कि सही टाइम पे वहाँ पे सियाओ के फादर आकर उसे रोकने वाले होते और यह सीन दिखाते यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युआन और सियाओ के बीच में फाइट शुरू हो गई होती है, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहे थे और दोनों एक दूसरे को जल्दी नहीं हरा पाते। और यह चीज देखकर बाकी सारे लोग काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिरकार इन दोनों के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गई कि दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी ज्यादा टक्कर दे रहे हैं। लेकिन तब भी युआन सियाओ के ऊपर काफी ज्यादा भारी दिखाई दे रहा था और वो अपनी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सियाओ को वहाँ से जमीन पे गिरा देता है, जिस वजह से सियाओ के अंदर अब दोबारा फाइट करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। और इसमें फाइट का रूल था, इस फाइट में जो हारेगा उसे मरना पड़ेगा। जैसे युआन उसे मारने वाला होता है कि तभी उसका फादर बीच में आके उसे रोक लेता है, जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सियाओ के फादर को देखते हैं, जो कि युआन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है जब मेरे बेटे ने तुमसे माफी मांगी ली है तो तुम उसे क्यों मारना चाहते हो। और साथ ही युआन के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। उसके बाद वो उससे कहता है इतनी कम उम्र में और इतना ज्यादा गुस्सा लेके बैठना यह अच्छी बात नहीं है, तुम्हें शांति से काम लेना चाहिए। यह सुनकर युआन कहता है बेटों को मारा तो बाप मुझसे लड़ने के लिए
आ गया। और तुम्हारे फैमिली वाले लोग इतने ज्यादा घटिया होते हैं, तुम्हें रूल्स का मतलब समझ भी नहीं आता। रूल्स तोड़ना तो तुम्हारे फैमिली की आदत बन गई है। और यह सुनकर सियाओ के फादर को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है, तुम जीत गए तो तुम यहाँ से निकल जाओ और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने बेटे की जान बचा ली है। तो फिर जुयान उससे कहता है, तुम जानते हो तुम अभी भी हमारे सिटी में हो और यहाँ पर आने के बाद तुम अपना रूल चला रहे हो। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दे सकता कि मेरी सिटी में आकर और मेरा रूल्स तोड़े। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और वहीं पर ये बात सुन बाकी सारे लोग काफी ज्यादा हैरान थे। फिर वो सभी कहते, जुयान तो बिल्कुल सही कह रहा है। ये सियाओ के फैमिली वाले तो बिल्कुल भी बेकार है। उनको रूल्स तोड़ने के अलावा कुछ भी नहीं आता, क्योंकि यह तो पहले से ही डिसाइड हो गया, जो हारेगा वो मर जाएगा। ये लोग तो यहाँ रूल्स तोड़ने क्यों आ गए? यह तो बिल्कुल गलत बात है। फिर तभी सियाओ अपने फादर से कहता है, अगर आपको फाइट करना है तो आप इससे बिल्कुल भी फाइट मत करना। इसने अपनी काफी सारी टेक्निक छुपा कर रखी थी, जिनका अभी इस्तेमाल कर रहा है, तो इसीलिए हमें यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। लेकिन उसके फादर तो सुनने का नाम ही नहीं लेते और वहाँ पर अपनी पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं, ताकि वो जुयान को सबक सिखा सके। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने वाला था, इससे पहले वहाँ पे किन्मू के फादर भी आ जाते हैं, जो कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सियाओ के फादर को वहीं पे रोक लेते हैं। और यह सब देख वांग फैंग किन्मू के फादर से फाइट करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन वो तो उसे एक ही हाथ से उठाकर दूर फेंक देते हैं और उससे कहते हैं, तुम बंदर की शक्ल वाले इंसान, तुम तो मेरे से दूर ही रहना। जो सुनकर वांग फैंग को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे जितना पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास एक और बंदा है जो कि आपसे भी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वहाँ पर जियान नाम के एक जल्लाद आदमी को लेकर आता है, जो कि बहुत ही लंबा और हट्टा कट्टा था। और वहाँ पे आते साथ ही किन्मू के फादर के ऊपर एक जोरदार अटैक करते हुए उन्हें वहाँ से बहुत दूर कर देता है। जिसके बाद जियान वांग फैंग और सियाओ के फादर से कहता है कि आप लोगों ने यहाँ मुझे किन्मू के फादर को खत्म करने के लिए बुलाया है। इसे खत्म करने के साथ इसके फैमिली के बाकी मेंबर्स को फ्री में खत्म कर दूँ, तो फिर ये कैसा रहेगा? तो यह सुनकर सियाओ के फादर एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहता है, अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं आपका बहुत ही बड़ा आभारी रहूंगा, तो हमेशा आपका शुक्राना मानेंगे। और यह बात सुन किन्मू और किन्मू के फादर वो काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि आखिर जमतियान सेट का जियान यहाँ पे सियाओ की फैमिली की मदद करने के लिए क्यों आ गया। ये फैमिली तो कितनी ज्यादा घटिया। और वहीं पे ये फैंग और हुआन भी देख रहे होते हैं, जहाँ पे फैंग को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि जिनतियान सेक्ट के लोग इतने ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकते हैं कि उन्होंने किन्मू के फादर की सिटी में आकर उनसे ही पंगा लेने की कोशिश की। तो इसलिए लगता है हमें इनकी मदद करने के लिए जाना होगा। लेकिन तभी यह सुनकर हुआन कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम उनकी मदद करने जाओगे? तुमने अपने आप को कभी देखा है? तो फिर फैंग कहता है, अगर हमने उनकी मदद नहीं की तो यहाँ पर और भी गड़बड़ी हो सकती है। इस पर हुआन कहती है, तुम्हें लगता है कि जुयान इतनी जल्दी हार मान लेगा? इसके पिटारे में और भी ज्यादा टेक्निक है, तुम बस यहाँ पे बैठ के तमाशा देखो कि आखिरकार यहाँ पे क्या सीन होता है। फिर जियान किन्मू के फादर से फाइट करने के लिए आ जाता है, जहाँ पे वो दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब मौका देख वांग फैंग किन्मू से फाइट करने के लिए चला जाता है, लेकिन किन्मू भी अपनी स्वर्ण निकालकर उससे फाइट करना शुरू कर देती है, जहाँ पे वो उसके ऊपर काफी फनी तरीके से अटैक किए जा रही थी। पर तभी वहाँ पे यही चीज देख जुयान बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिरकार यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। उसे तो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इन सभी लोगों को यहाँ पे जला दे। लेकिन तभी सियाओ का फादर उससे कहता है, जब बाकी लोग लड़ ही रहे हैं तो क्यों ना हम कुछ ही देर खेल लेते। जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। इसीलिए जुयान को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। यह देखकर सियाओ का फादर कहता है, लगता है इस बच्चे के अंदर कुछ ज्यादा ही जोश चढ़ गया है। ठीक है, तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी तुम्हारा जोश ठंडा कर देता हूँ। जिसके बाद अपने खतरनाक और पावर फ्लॉच का इस्तेमाल करते हुए जुयान के अटैक को रोकना शुरू कर देता है। और इस अटैक को रोकने की वजह से वहाँ पे इतना जोरदार धमाका होता है कि वांग फैंग वहाँ से उड़कर दूर चला जाता है। फिर उसके बाद जुयान और सियाओ के फादर एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस तरह से जुयान ने सियाओ को टक्कर दी थी, उसी तरह से उसके फादर को भी कड़ी टक्कर दे रहा होता है, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को जरा सा भी नहीं हरा पा रहे थे, क्योंकि दोनों की पावर यहाँ पे बराबर लग रही थी। और यह देखकर वहाँ पे खड़े लोग एकदम हैरान रहते हैं कि जुयान ने सियाओ को बराबर की टक्कर दी। तो यह समझ में भी आता कि उन दोनों के पास बराबर की पावर, लेकिन यहाँ पर तो सियाओ के फादर की पावर और भी ज्यादा है। लेकिन तब भी जुयान उन्हें काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहा है। जुयान का सच में कोई जवाब नहीं है। और वहीं पे जुयान सियाओ के फादर से फाइट किए जा रहा था, जहाँ पे काफी देर तक फाइट करने के बाद
वो वहाँ से दूर आ जाता है। वहाँ पे आने के बाद वो खुद से कहता है मैं इससे कितने भी फाइट कर लूँ लेकिन ये थकने का नाम ही नहीं लेता। और साथ ही उसकी स्वॉर्ड भी काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड उसके कल्टीवेशन से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है। इसीलिए मुझे अब कुछ लॉजिक का इस्तेमाल करना होगा ताकि मैं इस बुड्ढे को इसके स्वॉर्ड के साथ ही खत्म कर सकूं। तब सियाओ का फादर उससे कहता है तुम्हारी फैमिली सच में तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया है, तुम्हारे पास काफी ज्यादा अच्छी पावर है, तुम अच्छे से अच्छे कल्टीवेटर को कड़ी टक्कर दे सकते हो। देखो तुम्हारी वजह से आज काफी दिनों बाद मुझे खून निकल आया, तो इसके लिए तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए कि तुमने मुझ जैसे कल्टीवेटर का खून निकालने में कामयाब रहे। खैर अब तुम कर ही क्या सकते हो, आज का ये दिन तुम्हारे लिए आखिरी होने वाला है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल आसान मौत दूंगा। तो फिर यह सुनकर जुआन उससे कहता है बूढ़े इंसान तुम कितना ज्यादा बोलते हो, बोलने से ज्यादा तुम कुछ काम भी कर लिया करो। इसके बाद जुआन वहाँ पर अपने रिकॉर्डिनेशन पाउल को निकालकर और उसके अंदर से स्पिरिट पिल निकालते हुए उन सभी के पावर्स को अपने अंदर जमा करना शुरू कर देता है ताकि वो यहाँ पर अपने निर्वाणा स्वॉर्ड को समन कर सके। और जैसे जैसे अपने पिल्स की पावर को अंदर डालता है कि उसके चारों तरफ इतना ज्यादा ऑरा फैल जाता है जिसे देखकर बाकी सारे लोग एकदम हैरान थे। तो फिर सियाओ का फादर कहता है कि आखिरकार ये किस तरह की खतरनाक टेक्निक है और ऐसी टेक्निक के बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं। आखिरकार यह टेक्निक किस तरह की हो सकती है जिस वजह से चारों तरफ ऑरा से बना हुआ तूफान आ गया। वे तभी जुआन अपनी और भी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने निर्वाणा स्वॉर्ड को समन कर लेता है और वहाँ से हवा में उड़ते हुए नीचे गिर रहा होता है ताकि वो अपने निर्वाणा स्वॉर्ड को सियाओ के फादर के अंदर डालकर उनका खेल वहीं पर खत्म कर दे। कि तभी सियाओ का फादर सियाओ को वहाँ से उठा हवा में फेंक देता है ताकि वो ही उस स्वॉर्ड को रोक ले। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुआन सियाओ को हरा देता है जिस वजह से वो उसे मारने वाला था, क्योंकि यही शर्त लगेगी कि जो हारेगा वो मरेगा। लेकिन तभी उसे बचाने के लिए उसके फादर वहाँ पे आ गए होते हैं, जो कि आते साथ ही जुआन से फाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जुआन भी उनका मुकाबला काफी ज्यादा अच्छी तरीके से करता है और दोनों के बीच काफी अच्छी और जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। और वहीं पे बाकी भी एक दूसरे से फाइट किए जा रहे थे जिसमें पोंग फेंग और जियान भी शामिल होते हैं। और यहीं पे जुआन अपनी निर्वाणा स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए सियाओ को वहीं पे मार देता है। उसके बाद उसके फादर को मारने वाला होता है, जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जुआन को देखते हैं जिसने अपनी निर्वाणा स्वॉर्ड को समन कर लिया होता है और वो आसमान से गिरते हुए अपनी स्वॉर्ड को सीधा सियाओ के फादर के अंदर घुसाने वाला था। वो वहाँ से भागने की कोशिश कर लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। वो स्वॉर्ड उसके अंदर ही घुस जाती है और उसके अंदर घुसते ही पूरे जमीन के अंदर चली जाती है। लेकिन अभी भी सियाओ का फादर जिंदा होता है, वो मरा नहीं होता, लेकिन वो काफी ज्यादा घायल हो गया होता है जिस वजह से वो जमीन पे गिर जाता है। जिसके बाद जुआन उसके पास आता है ताकि उसे मार सके। सियाओ का फादर तो उसे ना मारने के लिए कह रहा होता है, लेकिन जुआन नहीं सुनता। वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर खतरनाक अटैक करते हुए उसका खेल वहीं पे खत्म कर देता है। अब सियाओ के फादर के मरने के बाद सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार जुआन के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आई, इसने दोनों को ही खत्म कर दिया। जिसके बाद जुआन किन्मू के पास आता है, लेकिन जैसे ही उसके सामने वो हाथ बढ़ाते हैं जुआन वहाँ से हटकर सीधा किन्मू के पास आ जाता है उससे मिलने के लिए, जहाँ पे वो उससे कहता है तुम कैसी हो, तुम ठीक हो। जिसपे किन्मू कहती हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, मुझे तो बल्कि तुम्हारी टेंशन हो रही थी, क्या तुम ठीक हो। तो फिर जुआन कहता है तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। कि तभी वहाँ पे पोंग फेंग दिखाई देता है जिसके साथ जियान खड़ा था, जिससे उन दोनों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। यह देखकर पोंग फेंग तो घबरा जाता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो जियान तो पहले ही वहाँ से भाग निकल चुका था, इसलिए पोंग फेंग भी वहाँ से भागना शुरू कर देता है ताकि वो दोनों जुआन के अटैक से बच सके। जिसके बाद जुआन और किन्मू के फादर दोनों अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करते हुए ताकि वो दोनों के ऊपर अटैक करके उन्हें वहीं पे मार सके। और फिर वो अपने स्वॉर्ड स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए वो दोनों अटैक सीधा पोंग फेंग और जियान की तरफ कर देते हैं। यह देखकर पोंग फेंग घबरा जाता है और फिर जियान से कह रहा होता है मुझे बचा लो, लेकिन जियान तो पहले से ही ज्यादा डरा हुआ था। और उसके बाद तब वो एक अच्छा आइडिया अपनाता है, वो पोंग फेंग के पास आकर उसे मार कर सीधा हवा में उड़ा देता है। इस वजह से वो स्वॉर्ड स्लैश अटैक सीधा पोंग फेंग को लग जाता है, जिस वजह से जियान बच जाता है। और यह देखकर पोंग फेंग वहीं पे बेहोश हो जाता है। इधर फेंग हुआन से कहता है तुम तो पहले से ही जानती थी कि जुआन तो जीत जाएगा, लेकिन आखिरकार तुम्हें ये कैसे पता चला। तभी हुआन कहती सभी जीनियस कुछ न कुछ तो सीक्रेट होते ही है,
है, वैसे ही मेरे पास कुछ सीक्रेट है जुयान के। और यह सुनकर फैंग हैरान रह जाता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते। इधर किन्मू का फादर जुयान से कहता है अगर जियान भाग गया है तो उसे जाने दो, क्योंकि अब हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। कि तभी वहाँ पे किन्मू भी आ जाती है, जो कि जुयान से कहती है तुम इतनी ज्यादा फाइट करके थक गए होगे, इसलिए अभी तुम्हें मेरे साथ घर पे चलना चाहिए ताकि तुम वहाँ पर अच्छे से आराम कर सको। और साथ ही किन्मू के फादर भी जुयान से कहते हैं तुम्हारा घर जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा भाई भी तुमसे मिलने आया है। तो यह सुनकर जुयान तो हैरान रह जाता है कि आखिरकार मेरा कौन सा भाई है जिसके बारे में मैं खुद ही नहीं जानता। और उधर हम जुयान के भाई को देखते हैं, जो असल में उसका नहीं बल्कि किन्मू का भाई होता है और वो किन्मू के फादर का बेटा है, क्योंकि किन्मू की अब जुयान से शादी हो गई है तो इसलिए वो जुयान का भाई लगेगा। तब उसे देखकर जुयान सोचने लगता है इसने तो मुझे पहले काफी ज्यादा परेशान किया था और लगता है अब टाइम आ चुका है उन सभी परेशानियों का बदला लेने का। और वहीं किन्मू अपने भाई को जुयान से मिलवाती है और उससे कहती है अब हम दोनों ने शादी कर ली है। यह सुनकर किन्मू का भाई एकदम हैरान रह जाता है कि आखिरकार तुमने इस लूजर से शादी कैसे की, ये तो किसी काम का नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पे किन्मू के फादर आकर अपने बेटे से कहते हैं अब से जुयान तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, इसलिए तुम उसके बारे में आगे से कुछ बुरा भला मत कहना। और साथ ही मैंने तुम्हारे लिए शादी की कुछ मिठाइयाँ बचा कर रखी है, जाओ और उसे खाकर अपना पेट भरो। और वहीं पे किन्मू का भाई जिसका नाम यून है, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है आखिरकार मेरी बहन ने इतने लूजर इंसान से कैसे शादी कर ली, ये तो किसी काम का नहीं है। कि तभी उसके फादर डंडा निकाल कर उससे कहते क्या कहा तुमने, आगे से अगर एक भी बार तुमने जुयान को लूजर कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसे तुम ब्रदर इन लॉ के नाम से पुकार। कि तभी यून अपने फादर से कहता है आप इसकी बातों में कैसे आ गए, क्या आपको लगता भी है ये कभी सुधरेगा, ये कितना बेकार किस्म का इंसान है, आपने किन्मू की शादी इससे क्यों करवा, आपको तो इसे यहाँ से भगा देना चाहिए था। आप तो पहले मुझे खुद ही इस जुयान से दूर रहने के लिए कहते थे ताकि मैं इसके जैसा बेकार इंसान ना बन जाऊं, ये तो बहुत ही बड़ा लूजर है। फिर तभी किन्मू के फादर कहते हैं उस टाइम तो तुम्हें उल्टा खुद ही मोटिवेट करना ताकि तुम जुयान और बाकी सबसे अलग रहकर अच्छे से अपना कल्टीवेशन कर सको, लेकिन मैं तो पहले से ही जानता था कि जुयान के पास काफी ज्यादा पावर्स है और उसने अपनी पावर्स छुपा कर रखी सही टाइम आने के लिए। वैसे भी मैंने आज तक जुयान को कहाँ बुरा भला कभी कहा और साथ ही उसके ऊपर कभी हाथ भी नहीं उठाया, और तुम कैसे कह सकते हो कि जुयान को मैं पहले बेकार समझता था। ये सुनकर जुयान तो एकदम हैरान रह जाता है कि आखिर फादर ने तो पूरी बात ही पलट दी, ये मुझे मार मार कर मेरी तशरीफ सुझाया करते थे, लगता है ये उसके बारे में भूल गए या तो ये यहाँ पे नाटक कर रहे हैं। आज जब इसने सिया के फादर को हराया इसके बारे में मैं पहले से ही जानता था कि जुयान जरूर इन दोनों को हराने में कामयाब होगा, क्योंकि उसके पास पावर इतनी ज्यादा है। तभी यह सुनकर यून उससे कहता है इसने उन दोनों को हरा दिया, ये तो काफी ज्यादा फेमस थे, आखिरकार ये उन दोनों को कैसे हरा सकता है, मुझे तो लगता है इसने कुछ चीटिंग की होगी। और फिर यह सुनकर किन्मू को फादर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा डंडा ले यून को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी जुयान आकर उन्हें रोक लेता है और वो कहता है मैं तो कितने दिनों बाद अपने भाई से मिला हूँ, जरा मुझे अकेले में कुछ इससे बातें करने दो, तब तक आप किन्मू को यहाँ से लेके जा सकते हैं। यह सुनकर किन्मू के फादर कहते हैं हाँ यह तो अच्छा आइडिया है और तुम इसे सबक सिखाओ ताकि ये तुम्हें लूजर बोलने की बजाय ब्रदर इन लॉ कहे, और फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर उसके बाद जुयान यून की तरफ डंडा लेके बढ़ना शुरू कर देता है और यह देखकर यून तो घबरा जाता है और वो उससे कहता है अरे तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ, मुझे तुम मारना चाहते हो क्या। फिर तभी जुयान कहता है तुमने मुझे पहले काफी ज्यादा परेशान किया, उसकी कुछ तो सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए और वही सजा देने के लिए मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और अब यून उससे कहता है मैं तो अपने फादर की ही तरह था, मैं तो जानता था कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर्स है, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में इसलिए ऐसा कहा ताकि तुम अपने आप को डिमोटिवेट फील ना करो और तुम ऐसे ही अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाते रहो, क्योंकि जब तुम्हें पता चल जाएगा सारे लोगों को मालूम है तुम पहले से ही पावरफुल हो, तब तुम अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने की कोशिश थोड़ी ना करते। लेकिन जुयान उससे कहता है बहुत ही दिमाग चला रहे हो, अब तुम्हें सबक सिखाने की बारी आ गई। इसके बाद वो उसे बैटल अरीना में फेंक देता है और वो डंडा लेकर उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और यह देखकर यून चिल्ला रहा होता है और फिर यह सीन दिखाते यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।
पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युयान अपने निर्वाणा स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए जियाओ के फादर का खेल वहीं पे खत्म कर देता है। इसके बाद वो बोंग फेंग और जियान के पीछे पड़ जाता है, इसलिए वो दोनों वहाँ से अपनी जान बचा के भाग निकलते हैं। उसके बाद युयान की मुलाकात किन्मू के भाई से होती है, उसका नाम यून होता, जो कि उसे पहले काफी ज्यादा परेशान किया करता था। इसलिए वो उन सभी परेशानियों का बदला लेने के लिए युआन उसे बैटल अरीना में लेके आता है ताकि उसकी खूब धुलाई कर सके। इसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यून को देखते हैं जिसने युआन से बहुत ही ज्यादा मार खाई होती है और उसके अंदर तो खड़ी होने की हिम्मत नहीं बची थी। इसके बाद युआन उसे कहता है, क्या तुम जानते हो जब मैंने सिया को मारा था तो उसे मरने से पहले एक वादा किया था कि अगर मैं उसे हरा दूंगा तो जो सी फैमिली के लीडर का घर है वो मिल जाएगा। लेकिन तुम एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए यह बात किन्मू को मत बताना। मैं पहले वो घर लेकर अच्छे से सजा दूंगा, उसके बाद मैं वहाँ पे किन्मू को लेके आऊंगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन यह सुन यून को थोड़ी सी गड़बड़ महसूस होने लगती है। हो ना हो युआन कुछ तो गड़बड़ करने जा रहा है उस घर में, मुझे चुपके से उसकी जासूसी करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो उठने वाला होता है कि उसके पैर की टूटी हुई हड्डी उसको ढंग से खड़ा नहीं होने देती और फिर वो दोबारा से गिर जाता है। जिसके बाद वो खुद से कहता है, लगता है प्लास्टर लगवाने का टाइम आ चुका है। और दूसरी तरफ हम सी फैमिली के लीडर को देखते हैं जो कि अपने सिपाहियों को छुपाकर चारों तरफ खड़ा कर रहा होता है, क्योंकि किसी टाइम पर यहाँ पे युआन आ सकता है ताकि वो उसका घर छीन सके। इसीलिए लीडर अपनी पूरी तैयारी करके रख रहा है ताकि जैसे युआन यहाँ पर आए वो उसका खेल यहीं पर खत्म कर दे। लेकिन उसके साथी को कह रहे होते हैं कि जब युआन ने आप जिसे डरते उसे हरा दिया और उसके साथ साथ उसके फादर को भी हरा दिया, तो क्या लगता है वो यहाँ पे आके इन सिपाहियों से नहीं लड़ सकता? मुझे तो पहले से ही डर लग रहा है। तो फिर सी फैमिली का लीडर कहता है, तुम्हारे पास जितना काम है उतना ही अपना काम करो, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इतने सारे सिपाही हैं और वो युआन अकेला, मैं उसे मारकर यहीं पे लटका दूंगा कि आसपास आने जाने वाले लोग भी देख सके कि मेरी पावर कितनी ज्यादा है। लेकिन तभी वहाँ पे युआन आ जाता है जो कि उसे एक जोरदार पंच मारते हुए वहाँ से उसे दूर फेंक देता है। यह देखकर लीडर एकदम गुस्सा हो जाता है। जैसे वो वेपन फेंक कर उसे मारता है तो युआन वहाँ से हट जाता है। तो उसके बाद वो वेपन उसी के एक साथी को लग जाता है, जिसके बाद वो लीडर अपने सारे सिपाहियों को वहाँ पे बुला लेता है, जो सभी मिलकर युआन को चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि उसका यहीं पे खेल खत्म कर सके। लेकिन युआन तो एक ही झटके के अंदर उन सभी को मार देता है और फिर सी फैमिली के लीडर को दोबारा से मार के वहाँ से दूर फेंक देता है। लेकिन तब बाकी सिपाही युआन को दोबारा से घेरना शुरू कर देते हैं ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके। लेकिन युआन इस बार भी बस एक सेकंड के अंदर उन सभी का वहीं पे खेल खत्म कर देता है, जहाँ पे कोई भी उसे टच नहीं कर पाता। लेकिन तभी कुछ छिपे हुए सिपाही अपनी आग वाली तीर का इस्तेमाल करते हैं, उसकी मदद से युआन के ऊपर तीरों की बारिश कर देते हैं। ये देखकर युआन तो थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर वो उस लीडर को उठाता है और उसका पैर पकड़ते हुए उसके चारों तरफ घुमाना शुरू करता है, जिस वजह से वहाँ के सारे सिपाही वहाँ से उड़ते हुए दूर जाने लगते हैं। तभी यह देखकर लीडर युआन से कहता है, तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, जितनी भी चीजें तुमने यहाँ पर खराब की है मैं उन सभी का तुमसे बदला लेकर रहूंगा, भले ही आज मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं तुम्हें आज यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। उसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करना उसकी तरफ पड़ने लगता है। लेकिन युआन ऐसा अटैक उसके ऊपर करता है कि उसका मुंह पूरा गुब्बारे जैसा फूल जाता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इसीलिए वो युआन के सामने भीख मांगते हुए कहता है, तुम मेरे घर की चाबी रख लो और मुझे यहाँ से जाने दो, मैं दोबारा तुम्हारे घर की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा। तभी ये सुनकर युआन कहता है, ये हुई ना बात, अगर तुमने यही पहले कर दिया हो तो तुम्हारी ऐसी हालत नहीं हुई होती और मैं तुम्हें वैसे ही छोड़ देता। अब चलो यहाँ से तुम फटाफट निकलो और अगर मुझे दोबारा गुस्सा आया जिस तरह से मैंने तुम्हारा मुंह सुझाया और अगली बार मैं तुम्हारी बॉडी ही सुझा दूंगा। लेकिन तब भी जाते जाते लीडर उससे कहता है, देख लेना तुम्हें पूरे घर में कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं, तुम्हें यह खाली घर बिल्कुल डब्बे की तरह मिलेगा जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो वहीं पे लीडर का दूसरा साथी वहीं पे थूक के चला जाता है, ये लो तुम्हें घर के साथ ये भी फ्री मिलता है। लेकिन जैसे वो लोग 2 कदम आगे बढ़ाते हैं कि तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है जिसे उस लीडर ने अडॉप्ट किया था और वो आते ही युआन से सारी बातें बताते हुए कहती है कि लीडर ने सारी की सारी कीमती चीजों को घर के अंदर छुपा के रखा है और बाकी चीजें उसने पत्थरों के अंदर छुपा के रखी है, मैं तुम्हें वो सारी चीजें दिलवा सकती हूँ। ये सुनकर सी फैमिली का लीडर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है
है। आखिरकार इसने सारी पोल खोल दी, जबकि उसे ये देखना है कि उसकी अडॉप्ट की हुई बेटी ने ऐसा किया है। तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उससे कहता है, मैं तुम्हारा फादर हूँ, तो आखिरकार तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने मेरे दुश्मन को मेरे सारे सीक्रेट्स बता दिए। मैं तो सारी चीजों को छुपाए हुए था ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर इन्हें निकाल सकूं और दूसरी जगह शान से घर लेकर रह सकूंगा, लेकिन तुमने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इसलिए आज से तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो, और जो मेरी बेटी है ही नहीं, तो मैं बिल्कुल शान से उसके ऊपर अटैक करके उसका खेल खत्म कर सकता हूँ। इसके बाद वो अपने वेपन को सीधा उस लड़की की तरफ भेज देता है, लेकिन जैसे उसे वेपन लगता है कि उससे पहले जुयान लीडर को रोक लेता है। उसके बाद वो उस लड़की से पूछता है, आखिरकार तुमने अपने फादर को धोखा क्यों दिया? तो तुम बताओ, इसके पीछे तुम्हारा क्या राज था? फिर वो लड़की सारी बातें बताती है कि ये मेरा फादर कहलाने के लायक ही नहीं है। इसने मेरी असली माँ को मेरे घर से ही उठा लिया था ताकि वो उस प्रोस्टिट्यूट बना के रख सके अपने कमरे में, लेकिन इस चीज का सदमा मेरे असली फादर नहीं सह सके और उन्होंने अपनी जान दे दी। और इसके बाद इसने मुझे अडॉप्ट कर लिया, लेकिन कभी मुझे बेटी का दर्जा नहीं मिला और ये बाद में मुझे सियाओ को भी बेचना चाहता था। वो तो मैंने अपनी काफी ज्यादा कोशिश की, जिससे मैं घर से निकल कर भाग गई, नहीं तो ये मुझे कब का पैसों की लालच में सियाओ को बेच देता। तभी ये सुन जुयान तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जहाँ पे उसके पास पहले से ही लीडर के लिए काफी ज्यादा गुस्सा था, तो पूरे गुस्से के साथ इतना खतरनाक वाला अटैक उस लीडर के ऊपर कर देता है कि वो बहुत दूर जाके गिरता है और उसके अंदर दोबारा खड़े होने की हिम्मत भी नहीं बची थी। इसके बाद जुयान उससे कहता है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर तुम भागना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा, ना तुम यहाँ के रहोगे ना तुम कहीं और के, और तुम्हारे जैसा फादर तो मैंने आज तक नहीं देखा, इसलिए तुम दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुम जैसे घटिया इंसान को मेरी आंखें गवारा नहीं करती। इसलिए वो लीडर डर के मारे वहाँ से चला जाता है। तो ये चीज देखकर वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि जिस चीज का उसे बचपन से इंतजार था आज वो पूरा हो गया और आज उसका नकली फादर यहाँ से निकल चुका है। इसलिए वो जुयान से कहती, चलो मेरे साथ कमरे में, यहाँ पे जितनी भी चीजें ट्रेजर बना के छुपी हुई है, मैं तुम्हें वो सारी चीजें दिखा सकती हूँ और तुम उन सभी को ले लेना। और फिर ये सुनकर जुयान भी उसके साथ जाने के लिए मान जाता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुयान सी फैमिली के लीडर को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारा होता है, क्योंकि उसे उसका घर चाहिए था जो कि उसने सिया से शर्त लगा के जीता था, लेकिन सी फैमिली का लीडर घर देने के लिए तैयारी नहीं होता है। इसीलिए जुयान उसकी हालत खराब कर देता है और उसे मार कर इतना ज्यादा मजबूर कर देता है कि वो खुद ही वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद लीडर की बेटी जिसका नाम लिन होता है, वो जुयान से कहती, मुझे वो सारी जगह पता है जहाँ पे सी फैमिली के लीडर ने खजाना छुपा के रखा है, इसलिए मैं वो सारी जगह तुम्हें दिखा सकती हूँ। और ये बात सुनकर जुयान उसके साथ जाने के लिए मान जाता है, जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग हम लिन को देखते हैं जो कि जुयान को सी फैमिली के लीडर के घर के अंदर लेके आती है और वहाँ पे लाने के बाद वो एक बुक शेल्फ को हटाकर उसका दरवाजा खोल देती है और उसके अंदर काफी सारा खजाना रखा होता है। और ये देखकर जुयान तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे खजाने के साथ साथ बढ़िया बढ़िया स्वर्ड रखी हुई थी। तो जुयान उससे कहता है, मैं इन खजानों को बेचकर कम से कम 10,000 सोने के टाइल्स ले सकता हूँ, जिससे मेरा कल्टीवेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और यही सोच के वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। और फिर लिन कहती, सी फैमिली के लीडर ने सारा खजाना बचा कर रखा था ताकि वो दोबारा से अपना घर खरीद सके, लेकिन मैंने तुम्हें सारा सीक्रेट बता दिया, क्योंकि मैं तो मौके की तलाश में थी कि कब मैं सी फैमिली के लीडर और सिया को धोखा दे सकूं, क्योंकि उन लोगों ने मुझे बहुत ही परेशान किया है। तब जुयान उससे कहता है, तुमने मुझे शेड्यूल्स किया था क्या इसीलिए कि मैं तुम्हारी फैमिली के लीडर और सिया से बदला ले सकूं? जिस पर लिन कहती है, अरे ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हें इसके लिए शेड्यूल्स नहीं किया था, बल्कि मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्योंकि तुम पहले एक कचड़ा हुआ करते थे, लेकिन अब तुम्हारी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए अब तुम्हें कोई भी पसंद करने लगेगा। इसके बाद वो उसके पास आ जाती है, जिसके बाद जुयान उसे हटाने की कोशिश करता कि कहीं अगर वहाँ पे किन्नू आ गई तो वो यहाँ पे पूरा फंस जाएगा, लेकिन जिस चीज का डर होता है वही हो जाता है, क्योंकि यून जब से उसका पीछा कर रहा था वो जल्दी से वहाँ पर आ जाता है और वो सारी चीज देख लेता है और वो जल्दी से किन्नू को बुलाते हुए कहता है, यहाँ पर आके देख जुयान क्या कर रहा है। और वो उसी तरफ आने लगती है, लेकिन तभी जुयान अपनी कुछ सुई निकाल यून के गर्दन में घुसा देता है, जिस वजह से यून वहीं का वहीं स्टॉप हो जाता है और वो हिल भी नहीं पाता। इसके बाद वो लिन से कहता
कहता हट जाओ यहाँ से, क्योंकि किन्मू यहीं पर आ रही है और अगर उसने देख लिया तो मैं पूरा फंस जाऊंगा। तो लिन उससे कहती तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, उसके बदले में मैं यहाँ से हटूंगी। युयान को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिरकार वो क्या करे, लेकिन उसे बचने के लिए यहाँ पे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इसलिए वो लिन की शर्तों को मान जाता है और कहता है तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। इस पर लिन कहती है तो फिर ठीक है, अपना वादा याद रखना। इसके बाद जैसे ही किन्मू वहाँ पे आने वाली होती है, इससे पहले वहाँ पे वो अपना फॉर्मेशन बनाते वहाँ से चली जाती है। अब किन्मू उस घर के अंदर आती है जहाँ पर उसे यून किताब पढ़ते हुए दिखाई देता है और साथ ही वहाँ पे जुयान भी था। फिर वो जुयान से कहती यून ने मुझे यहाँ पे बुलाया था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार उसने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। जिस पर जुयान उसे कहता वो तो यहाँ पे किताब पढ़ने आया, हो सकता है कि वो तुम्हें किसी किताब के लिए बुला रहा हो। और साथ ही किन्मू को यून वहाँ पे किताब पढ़ते हुए दिखाई देता है जिसके अंदर इमोर्टल कैसे बने इसके बारे में लिखा हुआ था। फिर यह देखकर किन्मू हैरान रह जाती है कि आखिरकार कैसे यून इस तरह की किताब पढ़ रहा है। उसे तो इतने जल्दी इमोर्टल बनने का शौक नहीं था, और जब से यहाँ पे आया है वो काफी ज्यादा बदल चुका है। और वहीं पे यून ये सोच रहा होता है कि आखिरकार युयान ने मेरे हाथ में कौन सी किताब पकड़ा दी है, मैं तो इसे देख भी नहीं पा रहा, ना जाने उसने क्या कर दिया मेरी बॉडी के अंदर, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। और एक बार बस मुझे मौका मिल जाए, मैं उसकी सारी करतूत किन्मू को बता दूंगा। और वहीं पे युयान किन्मू को वहाँ से बाहर लेकर आता है और उसे नजारा दिखा रहा होता है जहाँ पे किन्मू उससे कहती है तुम मेरे फादर को माफ कर देना कि उन्होंने तुम्हारे साथ अब तक जो भी गलत बर्ताव किया उनका इरादा गलत नहीं था। जिस पर युयान कहता है मैंने तुम्हें कब का माफ कर दी, मैं तो खुद ही जानता था कि उनका इरादा गलत नहीं है, बस वो मुझे एक अच्छा और पावरफुल कल्टीवेटर बनाना चाहते थे ताकि दुनिया मेरा मजाक न उड़ाए। जिसके बाद वो उसके क्लोज होने लगता है, लेकिन तभी किन्मू वहाँ से भाग जाती है। यह देखकर युयान कहता है जितना किन्मू शर्माती है उतनी ज्यादा अच्छी लगती है। कि तभी वहाँ पे लीन आ जाती है जो कि युयान से कहती है क्या तुम्हारे दिल में सिर्फ किन्मू के लिए जगह है, मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जिस पर युयान कहता है तुमने तो मुझसे अपना काम करवाने के लिए कहा था, बस अपना काम बताओ और मेरा पीछा छोड़ दो। जिस पर लीन कहती हाँ सही, मुझे तुम्हें एक जगह पर लेके जाना है, वहीं पे तुम्हें मेरा काम करना होगा, हो सकता है वो जगह तुम्हारे लिए भी फायदेमंद हो। फिर युयान कहता है हाँ ठीक है तुम मुझे पहले वहाँ लेके चलो और उसके बाद ही मैं समझ पाऊंगा कि आखिरकार वो जगह कौन सी है और वहाँ पे क्या होता है। उसके बाद लिन युयान को वहाँ से लेके चली जाती है। तब उसके जाने के बाद यून ये सोच रहा होता है कि युयान तो मेरे सामने किसी और लड़की को सीड्यूस कर रहा था, आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद वो पूरी ताकत के साथ अपने अंदर लगी हुई सुई को बाहर निकाल कर फेंक देता है। जिसके बाद वो खुद से कहता है बस एक मौका मुझे मिल जाए, मैं युयान की सारी करतूतें किन्मू के सामने ला दूंगा और तब मैं देखता हूँ कि ये मेरे साथ क्या कर सकता है। और इधर लिन युयान को गार्डन में लेके आती है और उससे कहती है मेरे पास एक फॉर्मेशन है जिसकी मदद से मिस्टीरियस लेम के अंदर जा सकती हूँ, और जब भी सियाओ और अपने सौतेले फादर से बचना होता था तो मैं उसी रेलम के अंदर चली जाती थी, लेकिन इस बार मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि मुझे उस रेलम के अंदर कुछ खास काम है, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। उस मिस्टीरियस रेलम के अंदर काफी सारी अच्छी चीजें हो सकती हैं जो कि तुम्हारे लिए भी फायदेमंद होगी और मेरे लिए भी फायदेमंद, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पे लेकर जाना चाहती हूँ ताकि हम दोनों का फायदा हो सके और हम उस वर्ल्ड को अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे। कि तभी वहाँ फैंग और हुआन भी आ जाते हैं जो कि युयान को बताते हैं वो मिस्टीरियस रेलम बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है। उस मिस्टीरियस रेलम के अंदर काफी सारे लेजेंडरी सीक्रेट छुपे हुए हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक भी है, और ऐसा कहा जाता है वहाँ पे घोस्ट भी रहते हैं, इसलिए वहाँ पे जल्दी कोई जाने की कोशिश नहीं करता। कि तभी उन दोनों को देखकर लिन डर जाती है क्योंकि उसने उन दोनों को पहले कभी नहीं देखा था। तो फिर युयान बताता है इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे दोस्त हैं। यह सुनकर लिन कहती ये तो अच्छी बात है, तो हम सब यहाँ से उस मिस्टीरियस रेलम के अंदर जाएंगे, जिस वजह से हम सबको एक अच्छा सपोर्ट भी मिल जाएगा और जो भी खतरा आएगा हम सब उसे एक साथ लड़ सकते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पे अपना फॉर्मेशन बनाने लगती है ताकि वो वहाँ से उन सभी को मिस्टीरियस रेलम के अंदर ले जा सके। और जैसे ही पोर्टल बनके तैयार होता है वो सभी उस मिस्टीरियस रेलम के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद वो जगह काफी ज्यादा भयानक दिखाई दे रही थी। और फिर यह सीन दिखाते यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन युयान से काम करने के लिए कहती है कि उसे उसके मिस्टीरियस रेलम में जाना होगा, जहाँ पे जाकर उन्हें काफी सारी कीमती चीजें मिल सकती
सकती है। इसमें लिन का भी फायदा हो सकता है और साथ ही साथ जुयान का भी, और साथ ही वहाँ वान और फेंग भी आ गए होते हैं। इसलिए वो चारों लोग मिलकर उस मिस्टीरियस रैलम के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जुयान और बाकी सबको देखते हैं जो सभी मिस्टीरियस रैलम के अंदर आ गए होते हैं और वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी। फिर जुयान लिन से कहता है, क्या तुम सच में इस खतरनाक जगह पे आया करती थी अपने फादर और सियाह से बचने के लिए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। ना जाने जगह जगह किस तरह के भयानक मॉन्स्टर होंगे। जिस पर लिन कहती है, हाँ मैं यहाँ पे आया करती थी, लेकिन अभी हम जहाँ पे खड़े मैंने इससे आगे एक कदम भी नहीं बढ़ाया क्योंकि मेरे अंदर इसके आगे जाने की हिम्मत ही नहीं बची थी। लेकिन आज जब तुम सब मेरे साथ हो तो मेरी हिम्मत बढ़ चुकी है और मैं अब बड़ी आसानी के साथ इसके आगे भी जा सकती हूँ। तो वहीं पर फेंग को कुछ ज्यादा ही जोश चढ़ जाता है और वो कहता है, मैं यहाँ पे काफी ज्यादा बार आ चुका हूँ और यहाँ पे कोई भूत भी आ गया तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आज मैं तुम सबको यहाँ से लीड करूँगा और तुम सब मेरे पीछे ही रहना और मैं सबसे आगे रहूँगा। जिसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते। वान तो उसे संभल के रहने के लिए कह रही होती है, लेकिन वो तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो सीधा आंख बंद करके फटाफट आगे बढ़ते हुए जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर आते हैं कि उनके पास मौजूद कई सारे जहरीले और खतरनाक जुगनू उन्हें देख लेते हैं और उन्हें देखते ही उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। और इधर लिन जुयान से कह रही होती है, मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करते हो क्योंकि जब तुमने मुझसे ये पूछा कि जब मैं सियाह और अपने फादर से बचकर यहाँ पे आया करती थी तो तुम्हारे चेहरे पे साफ परेशानी देखी जा सकती थी, तो इसका मतलब ये था कि तुम मेरे लिए ज्यादा चिंता करते हो। लेकिन जुयान उससे कहता है, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचा कर। और फिर तभी वहाँ पे वो सारे जुगनू आ जाते हैं जो कि उनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी ये देखकर फेंग सामने आता है और एक एक को मारकर वहीं पे उसका खेल खत्म कर देता है, जिससे उसे पता चलता है ये तो बस मामूली से जुगनू थे। लेकिन उसके मरने के बाद वहाँ पे हजारों तादाद में जुगनू आ जाते हैं जो सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसलिए फेंग वहाँ पे अपने पंखे को घुमाने लगता है। वो जैसे जैसे अपने पंखे को घुमाता तो पंखे की पार से वहाँ पे एक एक जुगनू मरते जाता। तो इसी तरह से वो स्टाइल मारते हुए एक एक करके कई सारे जुगनू को वहीं पे मार देता है और थोड़ी ही देर में वहाँ पे सारे के सारे जुगनू मारे जाते हैं। जिसके बाद फेंग सभी से कहता है, कैसा लगा मेरा स्टाइल? मैंने तो अभी शुरुआत ही की, मैं कैसे सारे खतरे से लड़के दिखाता हूँ। यह सुनकर बाकी सारे लोग उसकी झूठी तारीफ करने लगते हैं ताकि उसे जोश चढ़े और आगे आने वाले खतरों से वो जोश से लड़ सके। जिसके बाद सभी दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन फेंग तो अनजाने में काफी ज्यादा आगे निकल चुका था, इसीलिए हुआन उसे पीछे देखने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही वो अपने पीछे देखता है वो एकदम हैरान रह जाता है क्योंकि वहाँ पे काफी खतरनाक दिखाई दे रही मूर्तियाँ होती है और यह देखकर तो फेंग के पसीने छूट जाते हैं और वो चारों तरफ दौड़ते हुए चिल्लाना शुरू कर देता है कि मैंने तो भूत देख ली, कोई तो मुझे बचा लो। और यह देखकर बाकी सभी लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि अभी तो तुम काफी ज्यादा हीरो बने फिर रहे थे, लेकिन अचानक में तुम्हारी सारी हवा निकल गई। लेकिन फेंग जैसे उन मूर्तियों को देखता है वो तो हैरान रह जाता है क्योंकि उनके सबके नाम भी मालूम थे। फिर वो बाकियों को बताता, यह मूर्तियाँ तो काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर की है। यह सारे कल्टीवेटर अपने अपने टाइम हजारों माइल्स टेरिटरी पर कब्जा कर रखे क्योंकि इनकी पावर इतनी ज्यादा थी कि किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि इनसे फाइट कर सके और इनका मुकाबला भी कोई नहीं कर सकता था। तो आखिर न जाने उनकी मूर्तियाँ यहाँ पे क्या कर रही हैं? कहीं ये मूर्ति ना होके कुछ और तो नहीं? तो हो सकता है कि उनकी बॉडी और उनकी पावर्स को यहाँ पे छुपा के रख दिया गया हो। तो अगर ऐसी बात है तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है और हम इनकी पावर्स को निकाल लेंगे और हमें इनके पास से कुछ अच्छी और कीमती चीजें भी मिल सकती हैं। और यही सब सुनकर जुयान तो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि जब ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल थे तो आखिरकार उन्हें यहाँ पे कौन लेके आया था और यहाँ पर आने के बाद वो सब मर कैसे गए? इन्हें तो उन सभी से फाइट करनी चाहिए थी और इन्हें सारी जगह पे कब्जा कर लेना चाहिए था। आखिरकार इनसे ज्यादा पावरफुल कौन सी शक्ति हो सकती है जिसने इन्हें ही मार दिया? मुझे तो ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है, हमें यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए वरना हो सकता है कि हम किसी भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं क्योंकि मुझे ये जगह पहले से ही ठीक नहीं लग रही। पर फेंग को तो काफी ज्यादा जोश चढ़ा हुआ था। वो उन मूर्तियों के पास आ जाता है और उनकी बॉडी से कुछ कीमती चीजें ढूंढने लगता है। लेकिन जैसे वो उनकी
बॉडी को हाथ लगाता है वो पूरी की पूरी बॉडी अचानक से टूटने लगती है और उसके अंदर से जितनी पावर्स बची हुई थी वो सभी बाहर आने लगती है, जिसे देखकर फैंग के तो पसीने छूट जाते हैं। वो तो एकदम घबरा ही जाता है, आखिरकार ये क्या। तो फिर हुआन कहती है, लगता है तुमने उनकी बॉडी को फिर से जिंदा कर दिया और अब उनकी बॉडी से जितनी भी पावर थी वो सारी की सारी बाहर निकल कर आ चुकी है, जो कि हमें ही अपना दुश्मन समझ रही है, इसलिए वो हमें अब नहीं छोड़ेंगे। तुमने बेवकूफी में ही बहुत बड़ी गलती कर। लेकिन वो पावर जैसे ही फैंग के ऊपर अटैक करने वाली होती है, इससे पहले हुआन वहाँ पे आ जाती है, जो उसके ऊपर अटैक करके फैंग को बचा लेती है। लेकिन अब देखते ही देखते वहाँ पे जितने भी पावरफुल लोग थे उन सभी की मूर्तियाँ टूटने लगती हैं और उनके अंदर से उन सभी की पावर्स बाहर आना शुरू हो जाती है, जो कि एक एक कर जुयान और बाकियों पे अटैक करने उनकी तरफ पड़ने लगती है। तभी ये चीज देखकर हुआन को समझ में आ जाता है इनका मुकाबला तो इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो उन सभी को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है और फिर ये देखकर सारे लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो पावर्स भी उन्हीं का पीछा कर रही होती है, क्योंकि उन्होंने जुयान और बाकियों को अपना दुश्मन समझ लिया था और अब पूरी ताकत से वो उनके ऊपर अटैक किए जा रही थी ताकि उन्हें खत्म कर सके। और इन्हीं सब चीजों में फैंग भी फंस जाता है, लेकिन तभी हुआन अपने चाबुक से पकड़कर उसे अपने पास लेके आ जाती है, जिस वजह से फैंग बच जाता है। और फिर उसके बाद वो सभी वहाँ से दोबारा आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी वो लिन के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ से नीचे गिरा देती है और जैसे ही खतरनाक अटैक करके उसका खेल खत्म करने वाली होती है कि जुयान अपनी स्वर्ड स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जैसे वो एक अटैक करता है कि वहाँ पे एक वॉरियर की पावर वहीं पे खत्म हो जाती है। फिर ये देखकर जुयान तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि हो ना हो हमें अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इनकी पावर्स को खत्म कर सकता हूँ, और साथ ही बाकियों को अपनी टेक्निक इस्तेमाल करने को कहता है ताकि वो उनकी मदद से बाकी जितने वॉरियर्स की पावर है उन्हें भी खत्म कर सके। लेकिन बाकी उसे जवाब देते हैं, तुम तो हमसे भी ज्यादा पावरफुल, इसीलिए तुम्हारी पावर से ये सब खत्म हो गए, लेकिन हमारे पास तुम्हारी जितनी पावर के नाम के बराबर भी नहीं है, इसीलिए हम इन्हें नहीं खत्म कर सकते, इसीलिए तुम्हें हमें बचाना होगा। फिर ये सुनकर जुयान हैरान रह जाता है कि अब वो क्या करे, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है, इसीलिए वो वहाँ पे अपनी कोऑर्डिनेशन ऑफ बाउल को निकालता है ताकि उसकी मदद से एक खतरनाक शील्ड बनाते हुए वो अपने सारे दोस्तों को बचा सके और साथ ही साथ उन वॉरियर्स के पावर को भी खत्म कर देगा। इसके बाद वो रिन कोऑर्डिनेशन ऑफ बाउल की मदद से वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल शील्ड बना देता है, जिस पर जुयान अपनी पावर्स को मिलाते हुए बहुत ही ज्यादा ऑरा बाहर फेंकने लगता है। और जैसे वो ऑरा उन वॉरियर्स की पावर्स को लगता है वो सभी एक एक करके खत्म होने लगते हैं, जिस वजह से जुयान और बाकी सबकी जान बच जाती है। फिर ये देखकर सभी की सांस में सांस आती है, अब तो हम बच गए। तभी इन वॉरियर्स की पावर खत्म होने के वहाँ पे एक ब्लड ड्रॉप दिखाई देता है। यह देखकर वो हैरान, आखिरकार ये ब्लड ड्रॉप क्या हो सकता है। लेकिन जैसे ही फैंग उस ब्लड ड्रॉप को देखता है फिर वो कहते तो युआन चुई है, लेकिन आखिर ये चीज क्या थी इसके बारे में हमें नहीं बताया जाता। और फिर यह सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुयान और बाकी वहाँ से मिस्टीरियस रेलम के अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ पे आने के बाद उन्हें कुछ वॉरियर्स दिखाई देते हैं जिन्हें यहाँ पे मार दिया गया था। लेकिन तभी उन वॉरियर्स की सोल निकलकर उनका पीछा करना शुरू कर देती है, क्योंकि उन वॉरियर्स की सोल को लग रहा था ये सारे दुश्मन है और उनसे बचने के लिए जुयान वहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और अपने रिकोऑर्डिनेशन बाउल की मदद से एक शील्ड बनाते हुए वहाँ से उन्हें दूर भगा देता है। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग एक सोल के मरने के बाद जुयान को उसके अंदर से एक ब्लड ड्रॉप मिला होता है। यह देखकर हुआन और फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये ब्लड ड्रॉप काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता है और इसकी मदद से बहुत जल्द ब्रेक थ्रू कर लिया जा सकता है। और फिर वो जुयान से वो ब्लड ड्रॉप मांगते हैं ताकि उसका इस्तेमाल कर सके, लेकिन जुयान उसे वो ब्लड ड्रॉप देने के लिए तैयार नहीं होता और वो कहता है लिन हमें यहाँ पे लेके आई है, इसलिए इस ब्लड ड्रॉप पे उसी का हक बनता है। जिसके बाद उसी को वो ब्लड ड्रॉप दे देता है ताकि उसे कंज्यूम करके वो अपनी पावर्स बढ़ा सके। और फिर फैंग और सभी से कहते देखो आगे और भी कितनी ज्यादा सोल है, हम उन्हें खत्म करके कई सारे ब्लड ड्रॉप हासिल कर सकते हैं, इसलिए चलो उन्हें मारा जाए। लेकिन जैसे ही लिन उस ब्लड ड्रॉप की पावर को अपने अंदर समा लेती है तो उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जहाँ पे वो अब 4th लेवल पर थी और वो उसे ब्रेक थ्रू करके 5th लेवल पे पहुँच गई होती
तो जिस चीज से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर जुयान और बाकी सोल्स के मारने के पीछे पड़ जाता है। हुआन और फैंग कहते हैं हमारे पास तुम्हारी जितनी पावर है ही नहीं, तो हम लोग इसे कैसे मारेंगे। तो इसके बाद जुयान उन्हें अपनी थोड़ी थोड़ी पावर दे देता है, तो जिसकी मदद वो सभी मिलकर उन सोल्स को मारना शुरू कर देते हैं और लिन भी उसमें उनका साथ देती है क्योंकि उसकी पावर अभी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। हुआन वहाँ पे आके उसे बचा लेती है, जिसके बाद वो सभी दोबारा सोल्स को मारना शुरू कर देते हैं। जुयान तो अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहा होता है और जैसे ही अपने स्वॉर्ड जोरदार से जमीन पे मारता है, आसपास जितनी भी सोल होती हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाती हैं और उसके खत्म होते उसके अंदर का ब्लड ड्रॉप उन्हें मिल जाता है। जिसके बाद हुआन और फैंग ब्लड ड्रॉप बांटना शुरू कर देते हैं और इसमें वो कहता है एक तेरा है एक मेरा है, लेकिन वो पूरी तरह से यहाँ पे चीटिंग कर रहा था। अगली बार देने के टाइम वो उन्हें एक ही देता और वो अपने पास 2 रख लेता और ऐसे वो आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फैंग और हुआन के पास थोड़े से ब्लड ड्रॉप आते हैं और बाकी सारे जुयान के पास आ जाते हैं। तो फिर फैंग उससे कहता है ये तो चीटिंग है, तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसे चीटिंग करना सही बात नहीं है। लेकिन जुयान कहता है तुम लोगों के पास तो पावर भी नहीं थी, बल्कि मैंने तुम्हें ही पावर दी, जिस वजह से तुम उन वॉरियर्स से लड़ पाए, इसलिए ज्यादा क्रेडिट तो मेरा ही जाता है और यही वजह है कि मैंने इतने सारे ब्लड ड्रॉप ले लिए। जिस पर हुआन कहती अगर तुम्हें इतनी ही लालच है तो हमारा ब्लड ड्रॉप तुम ही रख लो, हम आगे चलकर दूसरा ट्रेजर ढूंढते हैं, क्या पता यहाँ और भी अच्छे अच्छे ट्रेजर मिल जाए। इसलिए वो सभी वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और भी अच्छे अच्छे ट्रेजर की तलाश में। और आगे बढ़ते हुए उन्हें एक सील दिखाई देता है जो कि बंद था। जैसे ही वो लोग सील के पास आते हैं वो सील अपने आप ही खुल जाता है, इसलिए वो सभी उसके अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी क्योंकि बहुत बड़ा चांद काफी ज्यादा नजदीक आ गया होता और ये देखकर तो वो काफी ज्यादा हैरान थे। और नदी के दूसरे तरफ एक छोटे से पत्थर के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसके आसपास काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन था। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तो फिर हुआन बताती यह तो ताऊ चोंग ताऊ सेट का लीडर, यह तो आज से 6000 साल पहले ही मर गया था क्योंकि इसके ऊपर 2 खतरनाक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था और आज भी इसका हाथ 2 तरफ इशारा करता है। जहाँ पे इसका हाथ इशारा करता है वो जगह जमीन और वही चांद जो हमें काफी ज्यादा नजदीक दिखाई दे रहा है। और उसका इशारा करने का मतलब ये है एक जमीन के अंदर और एक चांद के अंदर काफी खतरनाक मॉन्स्टर छुपे हुए हैं, जिसने उसके ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर दिया था। लेकिन तब भी आज उसे मरे हुए 6000 साल हो चुके हैं, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर अभी पावर्स मौजूद और वो भी इतना खतरनाक फॉर्मेशन बनाए हुए ताकि वो मॉन्स्टर आकर उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय ना कर दे। ये सुनकर तो सभी लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। इस पर जुयान कहता है 6000 साल बीत चुके हैं, लेकिन तब भी इनकी बॉडी देख के ऐसा लगता है यह अभी भी जिंदा हो। लेकिन तभी ताऊ जिम की बॉडी पूरी तरीके से गायब हो जाती है और उसकी उंगली में लगी हुई अंगूठी सीधा जुयान की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। और यह देखते हुए फैंग और हुआ भागते हुए उस अंगूठी की तरफ जाते हैं ताकि उसे छीन सके, क्योंकि वो अंगूठी काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वो अंगूठी उनके हाथ लगती ही नहीं और जैसे ही वो उसे पकड़ते हैं वो अंगूठी अपने आप ही गायब हो जाती है। वो अंगुली सीधा वहाँ से भागते हुए जुयान के उंगली में आके फंस जाती है और यह देखकर जुयान तो हैरान था कि ये अंगूठी सीधा मेरी तरफ भागते हुए कैसे आ गई। तो फिर फैंग से कहता है हम दोनों तो अच्छे दोस्त हैं, लाओ वो अंगूठी मुझे दे दो, हमें उस अंगूठी की जरूरत है, तुमने तो पहले इतने सारे ब्लड ड्रॉप ले ली। जुयान तो सारी चीजों से हैरान था, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो अंगूठी उसके पास कैसे आ गई। लेकिन तभी वो चांद के काफी करीब आ जाता है, जिसके अंदर से वो भयानक मॉन्स्टर बाहर निकल के आता है जिसने ताऊ जिम की जान ली थी और साथ ही चांद के अंदर से आग की बारिश हो रही होती है, इसलिए वो सभी उससे बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन सारी जगह तहस नहस होने वाली थी। तभी जुयान लिन से कहता है जल्दी से तुम अपना पोर्टल बनाओ और हमें यहाँ से बाहर निकाल, वरना ये मॉन्स्टर हमारी जान ले लेगा। लेकिन लिन कहता है ऐसी जल्दबाजी में पोर्टल नहीं बना सकती, हमें थोड़ा शांत होना पड़ेगा। इसके बाद जू अपने रिकॉर्डिनेशन पाउल की मदद से एक शील्ड बनाता है। जैसे ही सारी चीजें थोड़ी देर के लिए शांत होती, लिन वहाँ पे अपना पोर्टल बना देती है और फिर उस पोर्टल की मदद सारे के सारे लोगों वहाँ से बाहर लाते और अब वो सभी रियल वर्ल्ड में पहुँच चुके थे, जहाँ पे वो सी फैमिली के लीडर के घर के सामने होते हैं। जहाँ पे हुआन जुयान से कहती है तुम्हें सावधान रहने की जरूरत, हो सकता है वो मॉन्स्टर सील तोड़ यहाँ पर आ जाए। और साथ ही मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ, जब भी तुम्हारा इस सिटी से जाने का मन हो तुम सबसे ताऊ सेट के अंदर जा, क्योंकि मुझे तुम्हारा और ताऊ चोंग का कुछ न कुछ तो कनेक्शन है, इसलिए उसने तुम्हें वो अंगूठी दी। यह सुनकर हुआन काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसने
पहली बार ताऊ सोंग के बारे में सुना कि आखिरकार ये ताऊ सोंग है कौन। लेकिन तभी हुआन कुछ और ज्यादा ना बताते वहाँ से निकल जाती। इसके बाद जुयान फेंग से कहता है हुआन तो यहाँ से चली गई, तुम यहाँ से नहीं जाने वाले हो क्या? तो फेंग कहता है मैं आज नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने काफी टाइम से शराब नहीं पी, मैं जा रहा हूँ थोड़ी सी शराब पीने के लिए, उसके बाद थोड़ा आराम करूँगा और कल यहाँ से निकल जाऊँगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जुयान लिन से कहता है अब तुम बताओ तुम यहाँ से जाने वाली हो कि नहीं। तब ये सुनकर लिन कहती है तुम कैसी बात कर रहे हो, अब तुम्हें बेघर हो चुकी हूँ तो अब मैं कहाँ जाऊँगी। तभी ये सुन जुयान उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि कोई छोटी मोटी जगह देख वो उसे वहाँ पर रख सके। लेकिन इन दोनों को साथ दोबारा से यून देख लेता है और वो कहता है देख लेना जुयान, मैं अपने बहन के सामने तुम्हें फंसा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तभी बेचारा पेड़ से सीधा पानी के अंदर गिर जाता है और साथ ही हम चाँद को देखते हैं। जिसके साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।